और गरमाई राजनीति, सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। अखिलेश यादव का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। गुजरात में गरजे राहुल गांधी, कांग्रेस ही संग भाजपा को हरा सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। देश के चर्चित नेशनल हेराल्ड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने यह कार्रवाई राहुल और सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की 700 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के कुछ दिनों बाद की है। इन संपत्तियों में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में प्राइम प्रॉपर्टी शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय राजधानी के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित प्रतिष्ठित हेराल्ड हाउस भी है। नेशनल हेराल्ड मामले में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, बड़ा घोटाला हुआ था और उस भ्रष्टाचार की जांच जब कांग्रेस की ही सरकार थी देश में तब शुरू हुई थी और जांच का निष्कर्ष ये निकला कि उसका इतना बड़ा घोटाला और उसके जो मुख्य शेयर होल्डर थे उसमें श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और उनके जो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे, अब दो तो उसमें अब रहे भी नहीं। और आज अगर ईडी कोई कार्रवाई कर रही है तो पूरा कांग्रेस कुनबा गांधी परिवार को बचाने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहा है जैसे वह देश के संविधान से ऊपर हो गए, देश के कानून से ऊपर हो गए, देश की अदालत से ऊपर हो गए। जांच एजेंसियों को अपना काम करना है और अनेक जांचें देश के अंदर अलग अलग स्थानों पे चलती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस का जो गांधी खानदान है अगर वो भ्रष्टाचार करे तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, वो अपराध करे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, वो इस देश में आतंकवाद के रास्ते खोले तो उन पर कोई कार्रवाई ना हो, वह तुष्टीकरण करें तो उनके मामले में सबको चुप रहना चाहिए। तो अब वो समय चला गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से देश में 2014 में सरकार बनी है, एक ही लक्ष्य है, कानून अपना काम करेगा। No way Gandhi family has been benefited out of it. It is the property of the Congress party. They are the head of the party. They were the presidents of the party. Shares have been in their name. What is wrong in it? All illegal. They are trying to create an illegal issues. Nothing is there. It is only a political vendetta which they have done. ये बिल्कुल हम चर्चा में भी करने जा रहे हैं। अभी इस मीटिंग के बाद करेंगे हम। और ये केवल और केवल राजनीतिक भावना से प्रेरित कांग्रेस पार्टी से, राहुल जी की सच्चाई से डरकर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा कि चाहे इनका परिवार, पूरे परिवार के खिलाफ इस तरह से किया जा रहा है, सोनिया जी, राहुल जी पर झूठे ऐसे इल्जाम लगाकर आज एकदम जैसे चार्जशीट फाइल की गई है। कांग्रेस पार्टी इस बात को कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी और हमको सड़कों पर उतरना होगा। जिस भी फोरम पर ये लड़ाई लड़नी होगी, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। अब तो ईडी ने जो अपने अनुसंधान में पाया उसके मुताबिक ही कार्रवाई कर रही है। इनको पूरी अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं अपनी बात जाके रखने की और ईडी ने सुना भी है। अब जो आगे लीगल कार्रवाई होगी वो तो होगी ना। ममता बनर्जी में तो मुझको लगता है कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद यूनुस की आत्मा आ गई है और ये वही कर रही है जो कुछ बांग्लादेश में हुआ। ये तो किसी अच्छे तांत्रिक से उसकी आत्मा को बाहर निकालना पड़ेगा। ईडी पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में है। ईडी कई बड़े नामों से अलग अलग केस को लेकर पूछताछ कर चुके हैं। ईडी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। हजार से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई, मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफिसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी गुजरात में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इसी बीच गुजरात के मोडासा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ विचारधारा की लड़ाई भी है। देश में विचारधारा की सिर्फ दो पार्टियां हैं, एक भाजपा और दूसरी कांग्रेस। ये जो लड़ाई चल रही है, ये राजनीतिक लड़ाई तो है, मगर ये विचारधारा की लड़ाई भी है। और विचारधारा की सिर्फ दो पार्टियां हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और आरएसएस और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है और पूरा देश जानता है, समझता है कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। और इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर हमने आरएसएस और बीजेपी को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात के थ्रू जाता है। हमें पहले यहां पर जो हमारी ओरिजिनल फाउंडेशन थी, हमारी पार्टी भी, अगर आप सोचें, हमारी पार्टी भी गुजरात से ही शुरू हुई थी। हमारे सबसे बड़े जो नेता थे महात्मा गांधी, वो आपने हमें दिए थे। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चौथी बार चुनावी जंग फतेह करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं। वक्फ कानून को लेकर ममता मुसलमानों के साथ खुलकर खड़ी हैं। बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं करने के ऐलान के बाद ममता ने बुधवार को मस्जिद के इमामों, मुअज्जिनों और मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मुलाकात की। इस दौरान ममता ने वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा, अगर बंगाल में शांति होगी तो सब अच्छा रहेगा। भाजपा बंगाल में ध्रुवीकरण करना चाहती है ताकि हमारी सरकार चली जाए और उनकी सरकार आए। जब वो आएंगे तो आपका खाना भी बंद कर देंगे। कि हमको एक साथ में रहना है। बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आए, वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, বাঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ, মাছ মাংস সব বন্ধ, সব বন্ধ করে দেবে। টিচারদের নিয়ে কদিন নাচানাচি করলো, নিজেরাই চাকরি খেলো, আবার নিজেরাই বলছে মমতা ব্যানার্জি জবাব দাও। আমি বলি, তোমরা একুলেও আছো, কুলেও আছো, সব কুলেও আছো, তোমরা টিচারদের চাকরি কেন খেলে? তোমাদের লজ্জা হয়নি? ত্রিপুরায় বলেছিলে বিজেপি গভর্নমেন্ট আসার পরে চাকরি ফেরত দেবো, আজ পর্যন্ত দিয়েছে, 7 বছর হয়ে গেছে। বরঞ্চ তারা যখন গেছিল তাদের মাথা মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে। वक्फ संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले में दायर 70 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित अन्य याचिकाकर्ता के वकीलों ने बहस की। वक्फ कानून पर लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश देने जा रहा था। सीजेआई ने पहले कहा, हम अंतरिम आदेश जारी करने जा रहे हैं। हमारा अंतरिम आदेश इक्विटी को संतुलित करेगा। हम कहेंगे कि जो भी संपत्तियां कोर्ट ने वक्फ घोषित की हैं उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा और उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वो उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हो या फिर नहीं। कलेक्टर कार्रवाई जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। बोर्ड और परिषद के संबंध में पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन अन्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। हालांकि बाद में कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को भी होगी। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।